पसंद की शादी करती है, सगे चचा के बेटे ज्यादती करते रहे। उस ज्यादती से जान छुड़वाने के लिए शादी करती है अपनी पसंद की, और जिसके साथ शादी करती है वो भी इस रीत को बरकरार रखता है और इसके साथ ज्यादती करवाता है अपने कजनों को बुलाकर, इर्द गिर्द के लोगों को बुलाकर, सिर्फ खर्चा मांगने पर। वहाँ से भी इसका जब दिल नहीं भरता तो इसको 7 लाख में कच्चे के डाकों के आगे बेच दिया जाता है। बहनों को बहनें और बेटियों को बेटियां नहीं समझते, कजन तो भाई होते हैं। मेरे कजन की ज्यादती की वजह से तंग आकर मैंने शादी की, फिर उसने भी आगे मेरे साथ ज्यादती करवाता रहा है। ज्यादती करने के बाद वो इतनी हद तक चला गया कि उसने मुझे अब आगे बेच दिया। और शादी से पहले कहता रहा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे मोटरसाइकिल शोरूम वगैरह गाड़ी वगैरह ये सब कुछ है। अच्छा। वो सब कुछ फ्रॉड कहता रहा। वो पहले से शादीशुदा था, उसके पहले से ही बच्चे थे, कि उसका काम ही यही था लड़की को फंसाना और फिर उसे आगे सेल कर देना। कभी रोका नहीं कि तुम मेरे शोहर हो, मेरे मुहाफिज हो, तुमने मुझे इज्जत देनी है या मेरी इज्जत को बेचना है? उससे कहती रही, उसे सब कुछ मालूम था, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ ज्यादतियां करवाता था। जब मैं 5 माह की प्रेग्नेंट थी तो वो मुझे बेचने तक आ गया। इस समय ऐसा शहनाज मौजूद है जिसका सिंध के इलाके कच्चे से ताल्लुक है। पसंद की शादी करती है, बिन माँ बाप की बच्ची है। माँ जिंदा तो है लेकिन माँ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसके जो चचा है, जो वडेरा सिस्टम है वहाँ पर, उनके आगे खड़ी हो सके। दोनों बेटियों के साथ सगे चचा के बेटे ज्यादती करते रहे और कोई बोलने वाला नहीं था उस जुल्म के खिलाफ। उस ज्यादती से जान छुड़वाने के लिए शादी करती है अपनी पसंद की, और जिसके साथ शादी करती है वो भी इस रीत को बरकरार रखता है और इसके साथ ज्यादती करवाता है अपने कजनों को बुलाकर, इर्द गिर्द के लोगों को बुलाकर, सिर्फ खर्चा मांगने पर। और वहाँ से भी इसका जब दिल नहीं भरता तो इसको 7 लाख में कच्चे के डाकों के आगे बेच दिया जाता है। कैसे वहाँ से भागने में कामयाब हुई है, इस सारे जुल्म को बर्दाश्त करते करते आज यहाँ तक पहुँच गई है। चचा के बेटे ज्यादती करते रहे इतनी देर, उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई? जी, कभी हम घर से बाहर निकले नहीं, वहाँ पे रिवाज ही नहीं कि कौन लड़कियां घर से बाहर निकले। तो ये वहाँ पे रिवाज है कि वहाँ पर घर की बच्चियों के साथ ये सब कुछ होता है? ये तो अब वही मेरे जो 8 चाचू थे, 8 चाचू होने के बावजूद उन सबके सामने सब कुछ होता रहा, कुछ उन्होंने आवाज नहीं उठाई। उन्हें मालूम ज्यादा होगा कि जो बहनों को बहनें और बेटियों को बेटियां नहीं समझते, कजन तो भाई होते हैं। उनकी वजह से, अपने कजन की ज्यादती की वजह से तंग आकर मैंने शादी की अपने शौहर के साथ, फिर उसने भी आगे मेरे साथ ज्यादती करवाता रहा है। ज्यादती करने के बाद वो इतनी हद तक चला गया कि उसने मुझे अब आगे बेच दिया। अब मेरे शौहर और मेरे कजन, शौहर के साथ जिसके साथ शादी की है उसके साथ पसंद की शादी की है ना जी, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी की, कुछ जानकारी ली कि किस तरह का बंदा है, क्या है ये? मैंने तो अपने कजनों के डर की वजह से ही मैंने कहा बस इधर से मैं शादी निकलने की करूं, बस यहाँ से निकलने की करूं। और शादी से पहले कहता रहा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे मोटरसाइकिल शोरूम वगैरह गाड़ी वगैरह ये सब कुछ है। अच्छा। वो सब कुछ फ्रॉड का तरह, लेकिन वो पहले से शादीशुदा था, उसके पहले से ही बच्चे थे। उसकी बीवी ने इतराज नहीं किया? या आपने जब उसकी बीवी को देखा, लेकिन आपके पास तो वापस जाने का ऑप्शन ही नहीं था ना? जी, तो नहीं, उसकी बीवी ने इतराज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका काम ही यही था लड़की को फंसाना और फिर उसे आगे सेल कर देना, ये बेच देना। अच्छा, इस वजह से बीवी ने इतराज नहीं किया। किसी को पता लगा जब आपके साथ ये ज्यादती करवाता रहे, आप हामला भी थी, उस हाल में भी ये सब कुछ आपके साथ होता रहा, कभी रोका नहीं कि तुम मेरे शोहर हो, मेरे मुहाफिज हो, तुमने मुझे इज्जत देनी है या मेरी इज्जत को बेचना है? नहीं, मैंने उससे कहती रही, उसे सब कुछ मालूम था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मेरी प्रेगनेंसी को पता था, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ ज्यादतियां करवाता था, हर चीज करता, उसके साथ मेरा मिला हुआ था। अच्छा। और फिर आखिर में वो इतनी उस तक चला गया, जब मैं 5 माह की प्रेग्नेंट थी तो वो मुझे बेचने तक आ गया। उसके बाद मैं जी यहाँ पे आई हूँ लाहौर, तो यहाँ पे आके मैंने एक वकील किया, वकील ने भी मेरा कुछ शहनाज, आप बता रही थी कि आपका जो चचा का बेटा है, जब उसने आपको इस निकाह के बाद दोबारा से बाजियाब करवाया तो उसने आपके साथ सब रिश्तेदारों के सामने ज्यादती की बात? जी, मेरे 8 चाचू हैं, मेरे 8 चाचू के सबके सामने ही उसने मेरे साथ कमरे में जाके 4 पे हाथ पांव बांध के मेरे साथ ज्यादती की। फिर मैं बावलपुर हाई कोर्ट में, मेरी बहन और बहनों ने मुझे रिट करके किसी चचा ने नहीं रोका आगे बढ़कर? किसी ने। इतने गैरतमंद थे, आपको गैरत के नाम पर मारना चाहते थे, उस टाइम गैरत कहाँ गई? वो अभी तक भी मुझे और मेरी बहन को भी धमकियां दे रहे हैं जान से मरने की। वो कह रहे हैं हम 2 दिन तक आप लोगों के मेहमान हैं, हम आएंगे, आप लोगों को मार डालेंगे। वो अभी तक भी यही बातें कर रहे हैं। वहाँ से भागने में किस तरह कामयाब हुई जब पता लगा कि मेरा शोहर 7 लाख में मुझे बेच रहा है, डाकुओं के आगे बेच रहा था? जी, तो कैसे कामयाब हुई वहाँ से भागने? वो कच्चे के डाकुओं को मुझे सेल कर रहा था। हम सतबाद शहर में, मुझे क्वार्टर में किसी में ले गया था। वो अंदर कमरे में बैठे हुए थे और बाहर से ही दरवाजे से मैं वॉशरूम का बहाना करके भाग के वहाँ से मैं यहाँ तक आई हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने अजीज साहब से मिलने की कई बार कोशिश की। अच्छा। लेकिन वो लोग मिलने ही नहीं देते, सिक्योरिटी गार्ड पैसे धक्के देके वापस भेज देते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर पनाह ली, किसके पास पनाह ली? एक इतना बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके आई हो तो यहाँ पर किस तरह यकीन आ गया किसी की? जी, यहाँ पे आके मैंने मदरसे में आके पनाह ली है।
मदरसे में रहती हूँ, यहाँ मैं पूरे बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा जी मैं मदरसे में मैं रहती हूँ। यहाँ पे आके मैंने एक वकील भी किया है, राना फैसल, जिसने मेरा कुछ भी नहीं किया। अच्छा वकील भी किया है, उस इंसाफ के लिए किया होगा कि आपको इंसाफ मिले, तो क्यों नहीं उसने कुछ किया आपके लिए? पैसे ले लिए उसने? पैसे मुझसे उसने 40,000 ले लिए, जो मैंने 500 का दिहाड़ी करके इकट्ठे किए थे। उसने वो ले लिए, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। आप अभी भी हमला हो तो आईजी के पास भी गई हो, वहाँ से भी धक्के मार के निकाल दिया गया, वकील ने भी अभी तक कुछ नहीं किया, धमकियाँ भी नॉन स्टॉप आपको मिल रही हैं, क्या सोचे आने वाली ज़िंदगी के बारे में? जी अभी तो मैं मीडिया पे इसीलिए आई हूँ कि आईजी साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँची, पहले नहीं मिलने दिया सिक्योरिटी गार्ड ने। फिर आईजी साहब तक आवाज़ पहुँचे, वो मेरी आवाज़ सुने और मेरी मदद करें, मेरे साथ काम करें, मुझे सिक्योरिटी भी दें, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें, तो मेरे महफूज जगह पर आपको रखा जाए। जी तो इस टाइम आपको धमकियां किधर से मिल रही हैं? चचा के बेटों की तरफ से, चचा की तरफ से, शोहर की तरफ से भी? जी मेरे चचा के बेटों की तरफ से मुझे भी, और वो मेरी बहन को भी धमकियां दे रहे हैं, जो शादीशुदा घर पे है उसे भी धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको मार डालेंगे। मुझे बताओ शहनाज, वहाँ से भागना बड़ा मुश्किल काम है, उस तरह के इलाकों से, उस तरह के जागीरदार सिस्टम से, और आप भी वहीं की रहायशी हो, तो मुश्किल क्या नहीं था वो इतना ज़्यादा वहाँ से निकलना, वहाँ से फरार होना इतने लोगों में, वो भी जबकि आपका सौदा हो रहा था उस टाइम पर? जी वो अंदर कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन उसके गांव से मैंने पूरे 5 माह कोशिश की है भागने की, नहीं भाग सकी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी 5 माह में, क्योंकि वो गाँव था, मैं तो नहीं कामयाब थी, वो कच्चे का इलाका था, और मेरा वहाँ पे सब उसके रिश्तेदार रहते थे, मेरा कोई वहाँ पे रहता भी नहीं था, वहाँ पे रिवाजी वडेरा सिस्टम था, इसलिए मुझे किसी ने निकलने नहीं दिया। सब ने कहा ये पढ़ी लिखी है, जरूर एक्शन लेगी, इस वजह से। फिर जब मैं सदकाबाद शहर में गई तो शहर था, इसलिए मुझे वहाँ से निकलने में कामयाबी ज़्यादा हासिल हुई, उधर से मैं निकल के यहाँ पे आई हूँ। और मेरे अजीज साहब से यही गुजारिश है कि मेरे कज़न और मेरे शौहर को पकड़ा जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इंसाफ की मुंतज़िर है, और कहाँ से चली है और कहाँ पहुँच गई है सिर्फ इंसाफ के लिए। आईजी साहब के ऑफिस गई है, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने सिक्योरिटी की वजह से इसको आईजी साहब तक नहीं पहुँचने दिया। उम्मीद करते हैं कि इसका ये पैगाम आईजी साहब तक ज़रूर पहुँचेगा, और ये जहाँ पर इस टाइम मौजूद है वहाँ पर इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। सबसे पहले तो इसकी फर्स्ट जो अव्वलीन तरजीह है वो इसका तहफ़्फ़ुज़ है, वो इसको फौरी तौर पर दिया जाए, और जो भी इसके साथ जुल्म करने वाले हैं उनको अरेस्ट किया जाए और इस मामले की पूरी तफ्तीश की जाए। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह।